Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of January 2026. 3 जनवरी 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे. आई होप आप लोग हमारा कंटेंट लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे. और बता दूं कि आज पहली क्लास डलेगी जो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है. तो रिवीजन सीरीज में आज पहली क्लास अपलोड होगी शाम को. जिन लोगों ने ज्वाइन किया है TEMSIAS.com पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा. अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको वो मेन्यू में दिखने लगेगा, वहां से आप जा सकते हैं. मैं आपको बता भी दूंगा, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा शाम को इसमें, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है. जो लोग नहीं ज्वाइन किए, जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है साल भर में अच्छे से, और इसमें सब कुछ कंप्लीट रहता है. मैंने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस भी रहेगा, बाकी सारी चीजें भी रहेंगी, विजन IAS भी रहेगा, सब कुछ रहेगा. प्लस इसमें हम इंडियन जब अपना इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो वो भी कंप्लीट करेंगे. सारी चीजें आपको बताऊंगा. तो आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट होगा आज से, लेक्चर अपलोड होगा. आई होप आपको अच्छा लगेगा. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रीएम्बल की रिगार्डिंग स्टेटमेंट है. पहला है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. दूसरा स्टेटमेंट है, द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द सेम अमेंडमेंट. और तीसरा स्टेटमेंट है, द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब गवर्नर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज नो फिक्स्ड टेन्योर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द गवर्नर मे रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड तीसरा कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट्स अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स साइमल्टेनियसली. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 2 2 3 1 3 1 2 3. आई होप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के हैं. अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका नुकसान है. अटेम्प्ट जरूर करना. मूव करते हैं आज के एनालिसिस में. अब देखो, जो पहली न्यूज है वो है, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे. तो वहां के ईरानियन गवर्नमेंट जो है प्रोटेस्टर से अगेंस्ट फोर्स यूज करने की सोच रही थी. तो ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अगर ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ईरान ने लीथल फोर्स यूज की प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, या फिर सपोज करो उनको मारा पीटा परसिक्यूशन किया, तो यूएस ने वार्न किया है दैट ईरान विल फेस द रैथ ऑफ अमेरिका देन. क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास ट्रूप्स भी हैं, बेसेस भी हैं वेस्ट एशिया में, एंड फिर आप हमारे लेजिटिमेट टारगेट बन जाओगे. यू विल बिकम अवर लेजिटिमेट टारगेट इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स द पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज देयर कस्टम. ऐसा यूएस का कहना है कि भाई चूंकि आप लोग का कस्टम है कि आप इस तरीके से करते रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है. एंड यहां पे ये भी पता है आपको, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, तो क्योंकि जो वहां की करेंसी है रियाल, ओके, यहाँ पे करेंसी जो है रियाल, वहां पर उसमें बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला था, शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ रियाल, जो कि इंडिया में भी हो रहा है. बट इंडिया में चूंकि आप कुछ बोल नहीं सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड एंटी नेशनल, है ना. ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोलती है, ऐसा लोग, बाकी लोग ही उसको टैग कर देते हैं, और बाकी के लोग इतने ब्लाइंडेड हैं बाय द फेथ दैट दे डू सच थिंग. तो ईरान जैसी कंट्री में जिसको हम डिक्टेटरशिप मानते हैं, लेकिन वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड की शार्प फॉल हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ रियाल. तो ईरानियन ऑब्वियसली बात है, जो वहां पे शॉपकीपर्स हैं, दे शट डाउन द शॉप्स, एंड इसके लिए उनको फॉर इकोनॉमिक प्रेशराइजेशन के लिए गवर्नमेंट को वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, इसके कारण सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड प्रोटेस्टर्स में क्लैश भी हुआ है कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है दे विल ट्राई टू शट इट डाउन, एंड ऐसे में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ईरान के बारे में अगर आपको नहीं है तो बता दूं, ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, बॉर्डर करती है इराक को, टर्की को, आर्मेनिया को, अजरबैजान को, तुर्कमेनिस्तान को, अफगानिस्तान को एंड पाकिस्तान को. ठीक है ना. इसके अलावा ये एक्सेस कंट्रोल करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग, जो कि 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो 1979 में यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, वहां से इस्लामिक रिपब्लिक बना. सुप्रीम लीडर जो है वहां पे इलेक्शन इंस्टीट्यूशन में प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट भी है, बट क्लरिकल ओवरसाइट है, ऑब्वियसली बात है. एंड थियोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं. याद रखना, जहां पे भी रिलीजन, स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन होगा, उसको हम बोलते हैं थियोक्रेटिक बोलते हैं. ठीक है ना. या फिर थियोलॉजी जिसको बोलते हैं ना, ये गॉड, उस पे, तो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है. तो आई होप यू गॉट
सर्कुलरिटी जो टर्म है वो भी आपको समझ में आ गया होगा थियोक्रेसी का। अगला जो न्यूज है वो है सेंटर ऑर्डर्स एक्स टू चेक यूज ऑफ ग्रोक टू मॉर्फ इमेजेस। अब एक्स जो प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसका एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसको ग्रोक बोलते हैं, GROK। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोक किसका है, तो ग्रोक इज बेसिकली एक्स का एक एआई प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में ग्रोक का यूज करके कुछ लोग जैसे इमेजेस में अनड्रेसिंग करना या अल्टर करना क्लोथिंग, स्पेशली जो वुमेन फोटोज हैं, वो काम कर रहे हैं और ग्रोक उसको कर भी रहा है। तो ऐसे में बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि प्लीज चेक इट आउट, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी उनसे, तो बस आपको ग्रोक का पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन संथन्ना कूदू उरुस फेस्ट विथ 50 पार्टिसिपेंट। ये तो छोड़ो, बस मद्रास हाई कोर्ट चूंकि आया है तो मैं हाई कोर्ट के बारे में आपको बता देता हूं कुछ चीजें। हाई कोर्ट में इंडियन जो ओरिजिन है वो है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 का, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनैक्ट किया गया था, और इसने एस्टैब्लिश किया था द फर्स्ट हाई कोर्ट बाय एबॉलिशिंग द सुप्रीम कोर्ट्स एंड सदर अदालत। तो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को एबॉलिश करके फर्स्ट हाई कोर्ट जो है 1861 के इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। और 1862 में पहली 3 हाई कोर्ट्स बनी थी, विच वर कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कहना चाहिए कैलकाटा हाई कोर्ट इज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, देन बॉम्बे, देन मद्रास। जो मद्रास हाई कोर्ट का आज आया है तो वो हाई कोर्ट थर्ड हाई कोर्ट था। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आता है, और उसके बाद 1862 में 3 हाई कोर्ट बनते हैं। चौथा हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट था, याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल 214 जब आप पढ़ोगे तो कहता है 1 हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हाई कोर्ट्स बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नॉट कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस। तो हाई कोर्ट बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए गए, है ना। जुरिस्डिक्शन को स्टेट लॉज के ऊपर होता है। फंडामेंटल राइट्स जो कि रिट्स वाला है वो आर्टिकल 226 के थ्रू होता है, एंड दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और अपॉइंटमेंट इनका ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट जजेस का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। टेन्योर इनका 62 साल तक रहता है। कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, बट थोड़ा हिस्टोरिकली भी आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको हिस्ट्री का जो एस्पेक्ट है बता दिया, क्या क्या चीजें हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। बिल्कुल, यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में है ट्रांसफॉर्मिंग अ वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग अ वेस्ट रिडन अर्बन इंडिया। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया कि किस तरीके से हम गार्बेज फ्री एंड सस्टेनेबल सिटीज बना सकते हैं। गार्बेज फ्री एंड सस्टेनेबल सिटीज, तो सबसे पहले तो 2025 में COP30 बेलेम ब्राजील में हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेलेम ब्राजील में हुआ। एंड इसमें बेसिकली बोला गया क्या क्या चीजें मेन के ही, जैसे एक तो एमिशन कंट्रोल तो था ही, टैकलिंग द मीथेन एमिशन एंड प्रमोटिंग सर्कुलरिटी। अब जो सर्कुलरिटी का एस्पेक्ट है वो क्या है कि जैसे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहली चीज तो उस वेस्ट का अगर नॉन यूजेबल वेस्ट है तो वो अच्छे से प्रॉपर डिस्पोजल हो, है ना। एंड अगर यूजेबल वेस्ट है तो फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो या फिर रिसोर्स में दोबारा कन्वर्ट हो। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी या सर्कुलरिटी बोलते हैं। तो वेस्ट में भी सर्कुलरिटी का कंसेप्ट जो है, एंड सर्कुलरिटी इज नीडेड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, फॉर क्लीनर एयर एंड फॉर हेल्थियर लाइफ। अब इंडिया का जो चैलेंज है, वेस्ट चैलेंज, लगभग 165 मिलियन टन वेस्ट होगा बाय 2030, एंड 2050 तक 436 मिलियन टन हमारा वेस्ट जनरेशन होगा। इसके अलावा CO2 एमिशन एनुअली हमारा लगभग 41+ मिलियन टन होने वाला है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी वर्किंग स्कीम्स है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारे हैं, इनके हम गोल्स को पूरा करें। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का गोल था कि गार्बेज फ्री सिटीज रहेंगी बाय 2026, तो क्या वो कहीं पूरा हो रहा है? नहीं पूरा हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ मिशन लाइफ चल रहा है। लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें हमने बोला रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे एंड रिसाइकल करेंगे। द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, है ना। रिसाइकल वाला जो एस्पेक्ट है वही आपका वेस्ट टू वेल्थ वाला पार्ट भी आता है उसी में। तो ये मिशन लाइफ का है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। तो ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि हम किस तरीके से सर्कुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है। तो पहला तो ऑथर ने कहा कि भाई कंपोस्टिंग करो, जैसे जो आपका डिग्रेडेबल वेस्ट है जो डिग्रेड हो जाए उसके लिए कंपोस्ट पिट्स बनाओ, कंपोस्टिंग करो। बायोगैस के थ्रू उसका यूज कर सकते हैं आप लोग, तो बायोगैस प्लांट्स को बनाओ। देन प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करो, प्लास्टिक वेस्ट को आप फेंको नहीं, उससे क्योंकि न केवल लैंड एनवायरनमेंट बल्कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी खराब होता है। तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रियल एस्टेट हो ही रहा है पॉपुलेशन के कारण, तो उसको हमको चैलेंज है, की चैलेंज है हमारा। तो पाथ
क्या हो सकता है? पाथ हो सकता है सेग्रीगेशन एट सोर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन एट सोर्स। देन रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को बूस्ट देने की आवश्यकता है, इनको भले हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ताकि ये रिसाइकल करें। देन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इन्फोर्स करने की आवश्यकता है, इन्फोर्स द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है सिटीजन पार्टिसिपेशन। So these are the things which are important for getting waste ridden urban India को अगर हम सही करना चाहते हो तो ये चीजें करने की आवश्यकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या एस्पेक्ट्स हैं आज के न्यूज एनालिसिस में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहां पर देखो एक स्कीम आई है, नीति ओकेस 22 मोर प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट शॉप्स। तो यहाँ पे इस न्यूज को मैंने हालांकि पढ़ा नहीं था जब पेपर में था, तो देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज अप्रूव्ड 22 न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर द ECMS स्कीम। तो ECMS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, इसके अंतर्गत 22 और स्कीम्स को, 22 और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ये देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, कंपनीज मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विल रिसीव पे आउट बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बना रही हैं उनको पे आउट दिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे बेस्ड अपॉन इंक्रीमेंट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जितना वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और जितना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी उतना उनको दिया जाएगा पे आउट। ये है ECMS, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसका रीजन ऑब्वियस सी बात है, ये है कि हमारे इंडिया में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड जितना ज्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा उतना ज्यादा लोग ऑब्वियसली आता है प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड स्कीम, जिससे कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, हम सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे साउथ कोरियंस आर नाउ फ्री टू रीड द नॉर्थ न्यूज़पेपर। पहले क्या थे, नॉर्थ कोरिया के जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे वो बैंड थे साउथ कोरिया में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बेस्ड न्यूज आर्टिकल्स हुआ करते थे कि वर्ल्ड कप नॉर्थ कोरिया ने जीता, वर्ल्ड वॉर नॉर्थ कोरिया ने जीता, अमरत्व तो नॉर्थ कोरिया ने प्राप्त कर लिया। तो ये प्रोपेगेंडा से बचने के लिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया के न्यूज़पेपर बैन कर रखे थे। बट नाउ चूंकि वहां पे लोग हंस कम रहे हैं, कॉमेडी की कमी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट दिस न्यूज़पेपर, इसको पढ़ पढ़ के लोग एटलीस्ट हंस पाएंगे। ठीक है ना, तो साउथ कोरियंस नाउ हैव एक्सेस टू देयर न्यूज़पेपर। उनको ये भी डर था कि कम्युनिस्ट ना बन जाए, तो ये चीज भी साउथ कोरिया ने क्लियर की है कि नहीं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने से कम्युनिस्ट नहीं बन जाएंगे। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑफ टुडेज एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आंसर कमेंट सेक्शन में करना। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।